हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि टीपी एक्ट के में अचल संपत्ति तथा संपत्ति अंतरण की परिभाषा के बारे में। तो देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी कि शॉर्ट में कहते हैं टीपी एक्ट। और अचल संपत्ति तथा संपत्ति अंतरण की परिभाषा। अचल संपत्ति तथा संपत्ति अंतरण की परिभाषा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, जो अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़े काष्ठ, उगती फसलें और घास नहीं आती है। मतलब ये जो परिभाषा दे रखी है ये नेगेटिव में है, नकारात्मक स्वरूप है इसका। ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ इसके अंतर्गत नहीं आती है, कौन सी अचल संपत्ति नहीं है। तो कहा है खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास इसके अंतर्गत नहीं आती है। अब यहाँ पर मन में आ रहा होगा कि खड़े काष्ठ क्या होता है। खड़े काष्ठ का अर्थ है कि ऐसे वृक्ष से होता है, यानी ऐसा वृक्ष होता है जिन्हें हरे भरे रहते समुचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस अर्थ में ऐसी कोटि के वृक्ष शामिल होते हैं जिनकी उपयोगिता मुख्यतः भवन यानी कि मकान के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी के रूप में अथवा घर की मरम्मत या पुल आदि के निर्माण में होती है। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एक केस में ये कहा कि नीम व शीशम के वृक्ष खड़े काष्ठ हैं। नीम और शीशम के वृक्ष खड़े काष्ठ हैं। ऐसे वृक्ष खड़े काष्ठ नहीं कहे जा सकते जिनका उपयोग फल देने के लिए होता है, जैसे आम है, जामुन है, महुआ है, ताड़ है, खजूर है आदि और हो सकते हैं। एक केस है शांतिबाई बनाम मुंबई राज्य। शांतिबाई बनाम मुंबई राज्य। मुंबई राज्य का केस है। इस केस में क्या कहा गया, 1958 का केस है ये। इस केस में कहा गया कि यदि पेड़ का स्वामी, ठीक, पेड़ का मालिक पेड़ का सदैव विकास करने के लिए रुचि रखता है, बहुत इंटरेस्टेड उसमें रहता है, अर्थात वृक्ष को जीवित रखने के लिए आशा रखता है, तो वृक्ष अचल संपत्ति होती है। तो वो अचल संपत्ति होती है। किंतु यदि उसका आशय उस वृक्ष को उचित रूप में शीघ्र ही काटने का है तो वही वृक्ष खड़ा काष्ठ हो जाता है, यानी कि चल संपत्ति हो जाती है। देखिए, आशय में फ़र्क है उसकी। अगर वो चाहता है ये वृक्ष मैं पालूं और बड़ा हो, उसका आशय उसे जीवित रखने का है, तो वो अचल संपत्ति है। और अगर उसका आशय ये है मैं काट कर किसी और ज़रूरत में प्रयोग में लूँगा इस पेड़ को, तो फिर वो चल संपत्ति, खड़ा काष्ठ कहा जाएगा। अब उगती फसलें चल संपत्ति होती है। उगती फसलें, ध्यान दीजिए, उगती फसलें चल संपत्ति है। इस वर्ग में कौन चीज़ आती है, जैसे गेहूँ है, चना है आदि अनाज आते हैं, अनाज के पौधे आते हैं।
सब्जी के पौधे आते हैं, पान की लताएं आती हैं, गन्ना आता है, ये सब पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। चल संपत्ति ये है। घास चल संपत्ति है। घास का प्रयोग बिना ज़मीन से निकाले संभव नहीं है, जैसे चारागाह के रूप में हो सकता है। एक केस है R.C. कपूर का बनाम भारत संघ। R.C. कपूर वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या कहा गया, ये 1970 का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि संपत्ति के अंतर्गत, संपत्ति की परिभाषित इसमें किया गया, संपत्ति को परिभाषित किया गया कि संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो संपत्ति के अंतर्गत पेटेंट भी हो सकता है, संपत्ति में पेटेंट भी हो सकता है, ठीक, ये भी संपत्ति होगी उसकी। इसके साथ साथ कॉपीराइट भी संपत्ति मानी जाएगी। अंश भी संपत्ति मानी जाएगी, यानी शेयर, ठीक। ऋण पत्र भी, और ख्याति भी इसी में आएगी। तो ये सब संपत्ति, इसी संपत्ति के अंतर्गत ये सब चीज़ें आएंगी। अब भूमि से संलग्न वस्तु कौन सी होती हैं? भूमि से संलग्न, जुड़ी हुई, ठीक। भूमि से संलग्न वस्तु कौन सी होती है? वस्तुएं, ठीक। कौन कौन सी होती है? कोई भी वस्तु भूमि से जुड़ी हो या संलग्न हो तो 3 बातें हैं उसमें। पहली बात यह है कि जिसकी जड़ें ज़मीन में हों, जैसे पेड़ या झाड़ियाँ। जिसकी नींव ज़मीन में हो, जैसे पेड़ या झाड़ी, ठीक। और देखिए, जो भूमि में नींव वाली संपत्ति के स्थायी लाभप्रद प्रयोग के लिए उसी संपत्ति में ही समृद्ध हो, जैसे मकान के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं या पंखे हैं, आदि वस्तुएं जो स्थायी और लाभप्रद प्रयोग के लिए मकान में संलग्न रहती हैं, लाभ के लिए संलग्न होती हैं, तो वो स्थायी संपत्ति मानी जाती है। तो ये जो आपकी चर्चा की, ये तो है अचल संपत्ति के बारे में। अब देखिए संपत्ति अंतरण के बारे में। संपत्ति अंतरण को धारा, अच्छा मैं ये नहीं बताया कि जो अचल संपत्ति की जो परिभाषा है वो धारा 3 में थी। हाँ बता दिए, यहाँ लिखा नहीं, धारा 3 में है। अब अंतरण की परिभाषा वो इस अधिनियम की धारा, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में दी गई है। धारा 5 में ये कहा गया है कि संपत्ति अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है कि जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं और एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति, जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य कहलाता है, ठीक। मतलब कोई भी जीवित व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, दूसरी तरफ स्वयं या एक से अधिक जीवित व्यक्ति उस व्यक्ति को वर्तमान या भविष्य में संपत्ति हस्तांतर कर देता है या करता है, तो ये संपत्ति का अंतरण करना कहलाता है, संपत्ति का अंतरण करना कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आई थी कि जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी शामिल है, संगम भी शामिल है, और व्यक्तियों का निकाय चाहे वो निगमित हो या अनिगमित हो कि इसके अंतर्गत आता है। मतलब जीवित व्यक्ति में, अभी मैंने बताया कि एक जीवित व्यक्ति की बात है ट्रांसफ़र के लिए, तो उसमें कंपनी भी शामिल है, जीवित में संगम भी शामिल हैं, व्यक्ति का जो निकाय एक समूह है वो भी शामिल है, चाहे वो निगमित है या निगमित नहीं है। एक केस था कॉरपोरेशन ऑफ कालीकट बनाम श्रीनिवासन का, कॉरपोरेशन
वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ कालीकट वर्सेस श्रीनिवासन ठीक, ये केस है सन 2002 का 2002 का केस है। अच्छा, इस केस में कहा गया था कि जो संपत्ति अंतर अधिनियम है उसकी धारा 5 के अंतर्गत जो पद है अंतरण इस बात का प्रतीक है, इस बात का द्योतक है कि अचल संपत्ति में कुछ हित सर्जित होता है, कुछ हित होता है उसमें। ठीक, अंतरण में जो होता है वो कुछ हित सर्जन होता है, हित का कोई ना कोई हित होगा। संपत्ति अंतरण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व देखिए, दो तत्व हैं इसमें। संपत्ति अंतरण के मुख्य तत्व, संपत्ति अंतरण के तत्व, ठीक, दो तत्व है। पहला देखिए, पहला तत्व है जीवित व्यक्ति। बिल्कुल, कोई संपत्ति अंतरण करने के लिए जीवित व्यक्ति होना जरूरी है, दोनों तरफ से। ठीक, संपत्ति अंतरण अधिनियम ऐसे अंतरों से संबंधित नहीं होगा जिनमें कोई अंतरणकर्ता ऐसे व्यक्ति को संपत्ति अग्रसित करता है या देता है जो जीवित ना हो। जीवित व्यक्ति के अंतर्गत मनुष्य तथा वैधानिक व्यक्तित्व वाली संस्थाएं, कंपनियां, निगमित अनिगमित निकाय भी शामिल हैं। मतलब जीवित व्यक्ति को ही अंतरण होगा। लेकिन हाँ, जीवित व्यक्ति में ये चीज़ें संस्थाएं भी आती, मैंने अभी बताया, संगम है, कंपनी है, व्यक्ति का समूह है, चाहे वो निगमित हो या अनिगमित हो यानी कंपनी, तो वो भी इसमें शामिल हैं जीवित व्यक्ति में ही। तो पहला तत्व है जीवित व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा तत्व है संपत्ति भी होनी चाहिए। तो ये बात सही है कि जीवित व्यक्तित्व हो और संपत्ति भी हो। भाई अंतर किस बात चीज़ का हो रहा है? संपत्ति का। तो दो बातें होनी चाहिए, जीवित व्यक्ति भी हो और संपत्ति भी होनी चाहिए। संपत्ति का यहाँ अर्थ क्या है? मैंने अभी थोड़े पहले बताया था, उसके अंतर्गत स्वायत्त है, स्वामित्व है तथा अन्य समस्त ऐसे अधिकार जो अंतरकर्ता अंतरीय वस्तु में प्राप्त कर चुका हो या प्राप्त करने का अधिकारी हो। संपत्ति में विमोचन की साम्य संपदा में ऐसा हिंदू विधि में मूर्ति या इसकी धार्मिक सेवा का अधिकार अर्जित हित, हाट या बाजार से सेवायित का पद शामिल है इसी संपत्ति में। और संपत्ति में ये भी है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, अंश है, ऋण पत्र है, ख्याति है, ये भी सब संपत्ति में शामिल हैं। अब वो देखिए कौन सी चीज़ें, कौन सी संपत्ति अंतरणीय नहीं है, कौन सी संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। कौन सी है? नंबर 1, पारिवारिक बंदोबस्त, इसका अंतरण नहीं हो सकता। दूसरा, समर्पण, इसका अंतरण नहीं हो सकता। समर्पण या परित्याग का अंतरण नहीं हो सकता। बंटवारा का अंतरण नहीं हो सकता। बंटवारा का अंतर नहीं हो सकता। सुखाधिकार का सृजन, इसका अंतरण भी नहीं होता है, सुखाधिकार का सृजन। और पांचवा है भार का भी अंतरण नहीं होता। ठीक, 5 बातें मैंने बताई। 5 बातें हैं। नंबर 1, कौन कौन सी? पारिवारिक बंदोबस्त, ये अंतरणीय नहीं है, या लिखूँ मैं अंतरणीय नहीं है, इसका अंतरण नहीं हो सकता। ठीक, नंबर 2 बताया था मैंने, कौन सा बताया था? समर्पण और परित्याग। समर्पण व परित्याग। ठीक, तीसरा बताया था मैंने बंटवारा। ठीक, बंटवारा का अंतरण नहीं हो सकता। चौथा, सुखाधिकार का सृजन। सुखाधिकार
का सृजन। ठीक। और 5वां है भार। भार का बंटवारा अंतरण नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी कि टीपी एक्ट के अंतर्गत अचल संपत्ति और संपत्ति अंतरण की परिभाषा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ, ये नोट भी कर सकते हैं।